नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास स्कूल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी मेंस के उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आदि पीसीएस में पूछे जाने वाले मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति, तो इसके ये प्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। 1906 से 1947 तक की क्या नीति थी ब्रिटिशों की। 1906 ईस्वी के बाद देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश शासन की नीति बदली और उन्होंने देशी नरेशों के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने देशी राज्यों पर दबाव कम करने की नीति अपनाई। मोंटफोर्ड रिपोर्ट के कुछ समय बाद देशी नरेशों के मंडल की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा गया। यानी कि देशी नरेशों की मंडल की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुई, मोंटफोर्ड की रिपोर्ट के बाद, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा गया। इससे देशी राज्यों को ब्रिटिश शासन ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की। देशी नरेशों के साथ भारत सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई। इस कमेटी ने ब्रिटिश ताज और देशी नरेशों के बीच सीधे संबंध स्वीकार किए। 1935 ईस्वी में एक्ट में पहली बार देश में संघ स्थापित करने के लिए ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के अलावा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए भी सीटें निर्धारित की गई। 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी देशी राज्य स्वतंत्र हो गए। अतः कांग्रेस सरकार ने निश्चित नीति बनानी तय की। उधर संवैधानिक स्थिति से कुछ देशी राज्यों यथा त्रावणकोर, कोचीन, भोपाल, जूनागढ़ आदि ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ता से भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कराया। प्रमुख नारे के बारे में जान लेते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य तिलक का नारा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद और दिल्ली चलो, ये नारा सुभाष चंद्र बोस का है। करो या मरो, सत्य और अहिंसा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा महात्मा गांधी का है। इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा भगत सिंह का है। वेदों की ओर लौटो, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती का है। सारे जहाँ के अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा मोहम्मद इकबाल का है। जनगण मन अधिनायक जय है, ये नारा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि से लिया गया है। आराम हराम है, ये नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनकी लेखक के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नील दर्पण दीनबंधु। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। आनंद मठ कुंडली बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम विलियम वुडेनबर्न। इंडियन रेनेसा C.F. एंड्रूज। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। गीतांजलि और गोरा, ये अलग अलग हैं, गीतांजलि और गोरा। रविन्द्रनाथ टैगोर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया मूक नायक, ये दोनों अलग अलग हैं। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया और ये अलग है, मूक नायक। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टेलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स M.G. रानाडे, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। फ्रीडम एट मिडनाइट लैपियर। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। आवर इंडिया मुसलमान W. हंटर। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत विभाजन के गुनहगार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई। इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। सिपोय म्यूनिटी रिवोल्ट ऑफ 1857। C.R.C. मजूमदार। समाजवादी क्यों जयप्रकाश नारायण। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, ये व्यक्ति हैं पंडित मदन मोहन मालवीय का उपनाम था महामना, राजगोपालाचारी का राजा जी, भगत सिंह का शहीद आजम,
वल्लभ भाई पटेल का लौह पुरुष, रविन्द्रनाथ टैगोर का गुरुदेव, मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रकवि, चित्तरंजन दास देशबंधु, अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण लोकनायक, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, वल्लभ भाई पटेल सरदार, जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत। ये इनको सरोजिनी नायडू ने कहा था, जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत, जब इन्होंने 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। जब वेबल योजना 1945 ईस्वी की, लॉर्ड वेबल विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए 14 जून 1945 को अपनी घोषणा की, जिसे वेबल योजना के नाम से जाना जाता है। तो वेबल योजना की घोषणा वेबल ने कब की थी? तो ये 14 जून 1945 को की थी। इसके मुख्य बिंदु के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है इसका, केंद्र में एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। दूसरा पॉइंट है वेबल योजना का, रक्षा एवं विदेश विभाग को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों के हाथ में होंगे। तीसरा पॉइंट था, कार्यकारिणी में 40% सवर्ण हिंदू, 40% मुसलमान एवं 20% अन्य वर्ग के सदस्य होंगे। वायसराय को मंत्रियों की राय ठुकराने का अधिकार होगा, लेकिन अकारण राय नहीं ठुकराएगा। अगला जानते हैं शिमला सम्मेलन, ये 25 जून 1945 को हुआ था। वेबल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु वायसराय ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कुछ 21 नेताओं ने भाग लिया था। तो प्रश्न बन सकता है आपका, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को हुआ था। ये कब बुलाया गया था? तो जो वेबल योजना की घोषणा हुई थी, इस पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। इसमें 21 नेताओं ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम सदस्य चुनने के मुद्दे पर सम्मेलन असफल हो गया। कांग्रेस ने एक मुस्लिम अबुल कलाम आज़ाद को कार्यकारिणी में रखने के लिए चुना, लेकिन जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है। इसी मुद्दे पर यह योजना असफल हो गई। कैबिनेट मिशन योजना ये 1946 की है। भारत की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन भेजने की घोषणा की। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना कब हुई? तो ये 19 फरवरी 1946 को घोषित की गई। तो किसने घोषित की थी इसको? तो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री एटली हैं उन्होंने घोषित की थी। कब की थी? तो 19 फरवरी 1946 को। इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे भारत के सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंज, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्लिफ तथा नौसेना प्रमुख एबी अलेक्जेंडर थे। तो 3 लोग थे दोस्तों कैबिनेट मिशन जो 1946 का है। कौन कौन था? पहला पैथिक लॉरेंज थे जो कि भारत के सचिव थे, पैथिक, हाँ। दूसरे सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्लिफ थे, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तीसरे सदस्य थे कैबिनेट मिशन के एबी अलेक्जेंडर, ये नौसेना के प्रमुख थे। चूँकि ये सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट सदस्य थे, अतः इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित लघुकालीन एवं दीर्घकालीन व्यवस्था का निर्माण करना था। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और 5 सप्ताह तक विभिन्न दलों एवं वर्गों के नेताओं ने वार्ता की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो कैबिनेट मिशन की जो घोषणा की गई थी तो 19 फरवरी 1946 को की गई थी, लेकिन कैबिनेट मिशन के जब ये 3 सदस्य भारत पहुंचे थे तो ये 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचे थे। अंततः कैबिनेट मिशन ने जब कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकला तो कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी तरफ से एक योजना प्रस्तुत की, जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। तो कैबिनेट मिशन की योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 16 मई 1946 को प्रस्तुत की गई। तो प्रश्न पूछेंगे कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई थी? तो कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को हुई थी। और कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। और कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब प्रस्तुत की? तो कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। इसके मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। ब्रिटिश भारत में देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। संघ की व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका प्रांतों तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित होगी। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 होगी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के होंगे,
93 सदस्य देशी रियासतों के और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के होंगे। यानी कि संविधान सभा के इन्होंने जो घोषणा की थी कैबिनेट मिशन ने, इन्होंने संविधान सभा के गठन के लिए भी प्रस्ताव किया था। तो संविधान सदस्य इन्होंने कहा था कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 होगी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के होंगे, 93 सदस्य देशी रियासतों के होंगे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के होंगे। प्रत्येक प्रांत से 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधि होगा। यानी कि एक सदस्य जो होगा प्रांत का, वो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रत्येक प्रांत के लिए एक निर्धारित स्थान जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम, सिख व सामान्य आधार पर विभाजित किए जाएंगे। एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी दलों के लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। यदि कोई दल नहीं सम्मिलित होना चाहे तो भी अंतरिम सरकार का गठन करना होगा। अंतरिम सरकार का गठन, इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था अंतरिम सरकार का गठन। तो जान लेते हैं इसके बारे में। संविधान निर्माण का कार्य पूरा होने तक देश का प्रशासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की बात कैबिनेट मिशन में की गई थी। तो अंतरिम सरकार की बात कहाँ की गई थी? तो कैबिनेट मिशन में की गई थी। प्रारंभ कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन को प्रारंभ में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब संविधान सभा के परिणाम सामने आए तो मुस्लिम लीग अपनी कमज़ोर स्थिति को देखते हुए कैबिनेट मिशन योजना मानने से इनकार कर दिया और अपनी पाकिस्तान की मांग को पुनः दोहराया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इस अवसर पर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। 24 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा की और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं हुई, लेकिन अक्टूबर 1946 में सरकार को असहयोग करने के उद्देश्य से सरकार में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जो सरकार को अत्यधिक असहयोग किए। यानी कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन बने थे? तो लियाकत अली बने थे। ये मुस्लिम लीग से थे और इन्होंने सरकार के साथ सहयोग नहीं किया था। अंतरिम सरकार के सदस्य थे, पहला थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथे सदस्य थे आफफ अली यानी कि मौलाना आफफ अली, पाँचवें सदस्य थे सी राजगोपालाचारी, छठे थे जगजीवन राम, सातवें थे शरत चंद्र बोस, आठवें थे जॉन मथाई, नौवें थे सरदार बलदेव सिंह, 10वें थे सर शफात खान, 11वें सदस्य थे सैयद अली जहीर, 12वें सदस्य थे CH भाभा। यानी कि अंतरिम सरकार के 12 सदस्य थे। बाद में शरत चंद्र बोस और सर शफात खान एवं सैयद अली जहीर ने त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य प्रतिनिधि थे अंतरिम सरकार में। पहले थे लियाकत अली, दूसरे थे राजा गजनफर अली, तीसरे थे अब्दुल रब निस्तार, चौथे थे आई चंद्रीगढ़, 5वें थे योगेंद्र नाथ मंडल। एटली घोषणा पत्र, ये घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई थी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता सौंप कर भारत छोड़ देंगे। तो एटली घोषणा पत्र कब हुई थी दोस्तों? ये 20 फरवरी 1947 को हुई थी। तो इसमें ब्रिटिश संसद का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो यहाँ के लोकसभा के समान है, इसमें एटली ने घोषणा की थी कि 1948 से पहले ही, जून 1948 से पहले ही ये लोग भारत छोड़ देंगे, अंग्रेज लोग। पहले भाषण के अंत में एटली ने लॉर्ड बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के गवर्नर जनरल बनाने की घोषणा की और कहा कि माउंटबेटन मार्च 1947 में कार्यभार ग्रहण कर भारतीयों के हाथों में शासन का उत्तरदायी सौंपेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने एटली की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे एक बुद्धिमत्तापूर्ण एवं साहसपूर्ण निर्णय बताया। माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947 को इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो इसे 3 जून 1947 घोषणा भी कहा जाता है। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत के 34वें एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और सत्ता हस्तांतरण का कार्य में लग गए। लगभग 2 महीने के वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि
भारत का विभाजन अनिवार्य है। यद्यपि गांधी जी एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद विभाजन के सख्त खिलाफ थे। तो भारत के विभाजन के खिलाफ कौन था? तो गांधी जी थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी ने विभाजन को रोकने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को यह सुझाव भेजा कि मोहम्मद अली को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और उन्हें कैबिनेट चुनने का अधिकार दे दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया। माउंटबेटन अथवा 3 जोन की योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला बिंदु है पंजाब, बंगाल और आसाम के बंटवारे हेतु एक सीमा आयोग का गठन होगा। दूसरा बिंदु है देशी रियासतों को यह निर्णय लेना होगा कि वे भारत में रहना चाहती हैं या पाकिस्तान में। तीसरा पॉइंट था सिंध एवं बलूचिस्तान के संदर्भ में प्रांतीय विधानमंडल सीधे निर्णय लेंगे। चौथा पॉइंट था बंगाल एवं पंजाब की विधानसभाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक मुस्लिम बाहुल्य जिले में दूसरे बाकी जिले के प्रतिनिधि होंगे। माउंटबेटन के आधार पर 22 जून 1947 को एक विधेयक तैयार किया गया। 4 जुलाई 1947 को विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस लॉर्ड्स में विधेयक पारित हो गया। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ने का जो इनकी योजना थी, एटली योजना, ये 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में और 16 जुलाई यानी कि अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस लॉर्ड्स में ये विधेयक पारित हो गया। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 6 यानी कि जॉर्ज फर्स्टम ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया। इस तरह से भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे। यहाँ पर भारत एवं पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन की स्थापना होगी। देशी नरेश भारत अथवा पाकिस्तान में अपनी इच्छा अनुसार मिल सकते हैं। यदि न मिलना चाहें तो ब्रिटेन के साथ पूर्ववत संबंध बने रहेंगे। प्रत्येक डोमिनियन की विधानसभा को अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून किसी भी डोमिनियन में लागू नहीं होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत सम्मिलित होंगे। पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत शामिल होंगे। दोनों डोमिनियन का संचालन 1935 के अधिनियम के अनुसार तब तक होगा जब तक कि संविधान सभा इसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देता। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना एवं प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।